वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर चैनल टू आवर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दो मेथड नेशनल इनकम को मेज़र करने के पढ़ लिए हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड जिसपे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, दूसरा इनकम मेथड, उस पर भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब आपने इनकम मेथड पढ़ा था तो उसमें इनकम अर्न की थी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। तो जितनी भी इनकम उन्होंने अर्न की थी तो उसे अपने पास तो नहीं रखते, वो उसे खर्च भी करते हैं। तो अगर उनकी जो इनकम खर्च की गई है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करने पर, तो अगर उसको भी सम अप कर देंगे वो भी तो नेशनल इनकम के बराबर होगा। इसलिए इसे हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो इनकम होती है वो डिस्पोज कर दी जाती है, यानी कि खर्च कर दी जाती है पूरे तरीके से। ठीक है, जो नहीं की जाती है, सेविंग वगैरह में रखी जाती है, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू बिजनेस में लगा दी जाती है। तो इसलिए हम यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड में ये देखेंगे कि जितना भी खर्चा, चाहे वो प्राइवेट खर्चे किए जा रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो, या फिर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो, या फिर नेट एक्सपोर्ट्स हों, या फॉरेन कंट्रीज से एक्सपोर्ट किया जा रहा हो और इम्पोर्ट किया जा रहा हो, तो उसमें हम डिफरेंस निकाल करके नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे। तो अगर हम इन चारों को प्लस कर दें, जो प्राइवेट हम लोग जो खर्चा करते हैं वो फाइनल कंजम्पशन, प्लस जो गवर्नमेंट करती है उसे, प्लस नेट इन्वेस्टमेंट जो भी किया जा रहा है, और नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को अगर प्लस कर देंगे तो वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, जो जीडीपी एमपी के बराबर निकलेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो होगा टोटल हमारा जीडीपी एमपी के बराबर होगा। और इनकम मेथड में आप लोगों ने देखा था, इनकम मेथड में क्या था, इनकम मेथड में जो भी कंपोनेंट्स थे उनसे जो निकल के आ रहा था वो एनडीपीएफसी निकल रहा था, याद रखिएगा, एनडीपीएफसी, ये आपको याद होगा ये चीज़। लेकिन यहाँ पे जो निकलेगा वो जीडीपी एमपी निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसे हम वन बाई वन देखेंगे। लग रहा होगा ये बहुत सारा है, लेकिन बहुत सिंपल से वर्ड्स में हम इसे समझेंगे कि कितनी आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ये, बस देखने में लग रहा है। देखिए, सबसे पहले हम प्राइवेट कंजम्पशन की बात करेंगे, जो हम प्राइवेटली करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो जो हम लोग, आप लोग जो खर्चे करते हैं तमाम चीज़ें खरीदने के लिए, चाहे वो आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट खरीद रहे हों, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स हों, कंज्यूमर गुड्स हों, या फिर सेमी ड्यूरेबल हों, ठीक है, वो सारे गुड्स जो हैं इसके अंदर आएंगे। आप तमाम चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से, मोबाइल खरीद रहे हैं जो कि ड्यूरेबल गुड है, फ्रिज खरीद रहे हैं ड्यूरेबल गुड है, या कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं जो डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि आपने खाने के लिए, हाँ, बटर है, या फिर और कोई प्रोडक्ट है, एग, अंडे वगैरह, कोई भी चीज़ खाने के लिए, नाश्ते के लिए ख़रीद रहे हैं, या और कोई सब्जियां वगैरह खरीद रहे हैं, तो कुछ भी जो भी परचेजिंग हो रही है वो सभी यहाँ पे आएगी। तो एक्सपेंडिचर करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चे किए जा रहे हैं उन सबको आप प्राइवेट कंजम्पशन में लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी कंजम्पशन आप हाउस वगैरह बनाने के लिए करते हैं उसे आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे इस कैटेगरी में। जैसे आप मकान बना रहे हैं तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसे हम यहाँ पे बताएंगे अभी। यहाँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, यहाँ पे ऐड करेंगे आप, राइट, ना कि यहाँ कहीं पे। तो यहाँ पे सिर्फ वही हाउस होल्ड का नहीं लिया जाता, बाकी सारे खर्चे यहाँ लिए जाते हैं। तो इस पर वन बाई वन इसे देखें। सबसे पहला ये वाला आ गया, एक्सपेंडिचर ऑन करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो करेंटली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए गए हैं इकोनॉमी के अंदर, जो प्राइवेट, हम यहाँ पे प्राइवेट की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, गवर्नमेंट के खर्चों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइवेट खर्चों की बात कर रहे हैं। उसमें जितना भी खर्चा किया गया है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, उसे हम यहाँ पे इस एक्सपेंडिचर ऑन करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज में लेंगे। सेकेंडली, दूसरा है एक्सपेंडिचर बाई रेसिडेंट हाउस होल्ड्स एब्रॉड, यानी कि रेसिडेंट हाउस होल्ड, हम बहुत सारे सामान बाहर से भी मंगाते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से भी मंगाते हैं, यानी कि उन्हें हम इंपोर्ट करते हैं। तो वो खर्चे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, जितना भी सामान आपने बाहर से दूसरे कंट्री से परचेज किया है, तो वो यहाँ पे आ गया आपका एब्रॉड से। तीसरी चीज़, इन काइंड कंपेंसेशन पेड टू एम्प्लॉइज़। अब एम्प्लॉइज़ को आपको लास्ट मेथड में बताया था कि एम्प्लॉइज़ को इन काइंड जो है वो भी कुछ सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि रहने के लिए घर दे देना, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दे देना, आने जाने के लिए बस का इंतजाम करना। तो वो पैसा कहाँ पे, वो खर्चा तो हो रहा है ना किसी का, तो वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा उस खर्चे को। वहाँ पे उसमें इनकम में किया जा रहा था कि वो इनकम मानी जा रही थी उन लोगों की जो लोग वर्कर्स थे, यहाँ पे
वो जो एम्प्लॉयर था जिसने काम दिया था, यानी कि जो हेड था कंपनी का, वो खर्चे कर रहा था, तो वो खर्चा कहाँ लगाया जाएगा, यहाँ पे ऐड किया जाएगा इन काइंड में। नेक्स्ट है गिफ्ट्स रिसीव्ड इन काइंड, यानी कि जो भी गिफ्ट किसी भी तरीके से किसी को रिसीव हो रहा है तो उस पर जो खर्चा हुआ होगा, वो गिफ्ट परचेज करने के लिए किसी ने तो खर्चा किया होगा, उस एक्सपेंडिचर को यहाँ पे ऐड करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन रिटेन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आप अपनी ही कंपनी के कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू जो भी होगी उसे आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कपड़े बनाते हैं आप, तो अगर उसमें से जो क्लॉथ है, अगर अपने पहनने के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर पहनने के लिए उसी में से अपनी कंपनी के कपड़े यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसकी जो वैल्यू होगी कि अगर ये मान करके अगर बाहर से परचेज करते तो एक्सपेंडिचर होता, तो वो वैल्यू यहाँ पर काउंट की जाएगी। नेक्स्ट आता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। जो ओनर होता है मकान का कोई भी, उसकी रेंट की वैल्यू मान करके कि इसकी इम्प्यूटेड रेंट कितना होगा, उस वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा खुद का मकान है, आपका खुद का मकान है, अगर आप उसको ये मान के चलें कि अगर इसे रेंट पे दिया जाए तो कितने का होता, अगर हम, या फिर आप ये सोचें कि अगर आप रेंट पे कर रहे होते तो कितना पे करना पड़ता, तो वो रेंट की वैल्यू यहाँ पर जो इम्प्यूटेड वैल्यू मैंने अंडरलाइन किया है, तो इम्प्यूटेड यानी काउंट की हुई वैल्यू वहाँ पे ऐड करेंगे आप। ये तो यहाँ तक हुआ। अब दूसरा एक्सपेंडिचर आप प्लस करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ पे देखेंगे आप। ये तो सभी हो गया प्राइवेट का, तो ये प्लस करेंगे, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इसमें ऐड करेंगे। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है, सबसे पहला तो जो लोग सर्विस कर रहे होते हैं उनको सैलरी वगैरह देनी होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट डिफेंस वगैरह में खर्चे करती है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करती है। तो इन तमाम ऐसे छोटे कामों के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो मतलब कंपलसरी टाइप का एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है, वो गवर्नमेंट का सभी यहाँ आता है। तो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ पेड बाय गवर्नमेंट, कंपेंसेशन यानी कि किसी भी तरीके की सर्विसेज गवर्नमेंट जो है लोगों से ले रही हो, जैसे कि काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं लोग गवर्नमेंट की, तो उसके बदले में गवर्नमेंट जो है उन्हें पैसे यानी कि सैलरी वगैरह देती है, या फिर उनको काइंड में कोई चीज़ देती है, या एजुकेशन देती है, या रहने के लिए मकान देती है। किसी भी तरीके का कंपेंसेशन उनको एम्प्लॉयज़ को अगर दिया जा रहा है तो वो सभी आपका यहाँ आ जाएगा, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट परचेजेस फ्रॉम एब्रॉड। अगर गवर्नमेंट ने बाहर से, फॉरेन कंट्री से कोई भी यानी कि विदेश से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो खर्चा जितना भी किया होगा गवर्नमेंट ने, एक साल के अंदर होता है ये सभी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट परचेजेज ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत सारे फाइनल गुड्स डोमेस्टिक मार्केट से परचेज़ करने होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं बनाती है। मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई भी काम करना है, छोटे से छोटा काम करना है, एक ऑफिस में चेयर की भी ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खुद से चेयर बना रही है, उसे बाहर से प्राइवेट से परचेज़ कर सकती है। तो वो जितने भी खर्चे हैं फाइनल गुड्स पे, जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के, वो सभी यहाँ पे आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये जो हैं आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो गए। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा आएगा फिर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट भी देखिए कई तरीके से किया जाता है। मान लीजिए वो हो सकता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो सकता है इन्वेंट्री में चेंज किए जा रहे हो, तो वो सभी इन्वेस्टमेंट यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लेते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आप लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं, चेंज इन स्टॉक क्या होता है। तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर आप अपने प्रोडक्शन में चेंज करना चाहते हैं, प्रोडक्शन मतलब जैसे कि इस साल सपोज करिए आपने 1000 यूनिट बनाए, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपके पास में जो स्टॉक में है वो स्टॉक बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ जाएगा, वर्कर्स जो है ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो वो सभी खर्चा यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आएगा, या जिसे हम चेंज इन स्टॉक कहते हैं। और चेंज इन स्टॉक जो बराबर होता है वो है आपका CS - OS, शॉर्ट में लिख दिया, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ये इसके बराबर होगा आपका चेंज इन स्टॉक के। तो ये एक ही बात है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहें उसे या फिर चेंज इन स्टॉक कहें। सेकंड आता है दूसरा इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है पहले से, जो आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की होगी, फैक्ट्री स्टार्ट की होगी, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें और एडिशन कर दिया आपने, तो वो ग्रॉस हो जाता है टोटल मिला करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को। तो पहली कैटेगरी में आता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी भी बिजनेस के लिए आपने जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है किसी पर्सन ने, जैसे कि मशीनरी खरीदी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स बड़े बड़े और बिल्डिंग्स, इन सब पर जो खर्चा किया वो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा। सेकंड गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसी तरीके से गवर्नमेंट खर्चे करती है, डिफरेंट टाइप्स के बड़े बड़े रोड्स बनवाती है, हाईवेज जो होते हैं, फ्लाईओवर्स बनवाती है, ठीक है, या और भी ऐसे बड़े बड़े डेवलपमेंटल वर्क करवाती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट इसमें प्लस ये इसी का पॉइंट है तीसरा, 1 2 3, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट है तीनों। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स। अब यहाँ पे हाउस होल्ड्स के जरिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, हाउस होल्ड के जरिए। हाउस होल्ड के जरिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा जैसे कि वो अपने मकान बनवाएं, हाउस बनवाएं, बड़े बड़े मकानात जो घर बनवाते हैं, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो यहाँ पे ऐड किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे हम ऐड नहीं करते हैं, इसमें इस कैटेगरी में हाउस वाले एक्सपेंडिचर को हम ऐड नहीं करते हैं, इसलिए इसके लिए अलग कैटेगरी दी है ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिक्स्ड होता है वो, ऐसा नहीं है कि बदलता रहे। मकान बनवा लिया तो सालों साल के लिए बन गया वो, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड यहाँ पे ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स करके आप नेट एक्सपोर्ट्स निकालते हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट आप अपने फॉरेन कंट्री को सेल करते हैं तो वो एक्सपोर्ट्स कहलाते हैं। और दूसरे कंट्री से या फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं आप तो वो इम्पोर्ट्स कहलाते हैं। तो वो एक साल के अंदर ही देखा जाता है कि कितने हमने एक साल के अंदर, प्राइवेटली हों या गवर्नमेंट के हों, सब ने जो है कितना हमने एक्सपोर्ट किया है, यानी कितने प्रोडक्ट हमने सेल कर दिए अब्रॉड, और कितने हमने इंपोर्ट कर लिए, यानी कि कितने हमने अब्रॉड से परचेज कर लिए। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको भी यहाँ पे ऐड किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम अपना जो एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम को काउंट कर सकते हैं। तो अब मेनली आपको जो याद रखने हैं वो ये 4 याद रखने हैं, ये चारों। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो हम लिख देंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE, शॉर्ट में याद करने के लिए। इसी तरह से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लिख देंगे यहाँ पे GFCE, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, ये आसानी से अब ये 4 पॉइंट याद कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं ये डिवीजन करता हूँ, अगर आप इन चारों को जब ऐड करेंगे तो वो आपका GDP MP के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं GDP MP, ये एस्टिमेशन बता रहा हूँ कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। तो GDP MP निकलेगा। अगर मान लीजिए आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, और डोमेस्टिक इनकम बराबर होती है आपकी NDP FC के, तो अगर आप निकालना चाहते हैं NDP FC तो सिंपल है, GDP MP आपका निकल आएगा ये, तो GDP MP ग्रॉस से नेट करना है। देखिए पहला चेंज किया है, ग्रॉस से नेट करना है। तो ग्रॉस से जब नेट करते हैं तो आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, ठीक है। डोमेस्टिक सेम है, सब कुछ सेम है, बस फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है, और फैक्टर कॉस्ट पे डोमेस्टिक प्राइस से लाते हैं तो NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे NIT लिख दीजिए, राइट। ये हो गया आपका डोमेस्टिक इनकम निकल आएगा, यानी कि जो भी निकल के आएगा GDP MP, इसमें से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपका डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDP FC के बराबर होगा। इसी तरीके से आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं, जिसे आप NNP FC कहते हैं, NNP FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे कहते हैं। तो सिंपल, अगर आप NDP FC से निकालना चाहें इससे भी निकाल सकते हैं, अगर GDP MP से निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो GDP
DPMP। अगर इसी से निकालना है तो ग्रॉस से नेट करना होगा, यानी कि डेप्रीशिएशन को माइनस करना होगा, माइनस डेप्रीशिएशन। नेशनल करना है, देखिए यहाँ पे ग्रॉस से नेट तो हो गया, लेकिन डोमेस्टिक से नेशनल करना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए क्या करते हैं आप, NFIA को प्लस करते हैं, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको आप यहाँ प्लस कर देंगे तो नेशनल हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट करना है तो अगेन NIT को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस NIT। इस तरीके से आप नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, और अच्छे से समझ जाएंगे आप जब इसके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम काउंट करते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट करेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि वो फाइनल गुड्स जब भी परचेज किया गया होगा उस पर एक्सपेंडिचर किया होगा फाइनल गुड पे, तो जो इंटरमीडिएट गुड यूज़ हुआ होगा उस पर ऑलरेडी वो काउंट हो जाएगा फाइनल में जा कर के। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी काउंट नहीं करेंगे आप। सेकेंड, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स को भी नेशनल इनकम काउंट करते वक्त हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होते हैं वो कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर नहीं आते हैं, उससे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर पेमेंट्स होते हैं, उनको जो फैक्टर पेमेंट्स क्या आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर के बदले जो भी पेमेंट्स किए जाते थे, सिर्फ उन्हीं को काउंट किया जाता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स को काउंट नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। सेकंड हैंड गुड्स को इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड परचेज किए गए थे तो ऑलरेडी उनकी काउंटिंग हो चुकी थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। यानी कि शेयर्स, एसेट्स, इन सब को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई भी जो भी आपके करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उस सब को नहीं बढ़ाते हैं, इस वजह से शेयर्स और बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। और लास्टली, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि ओन अकाउंट प्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि जब हमने ये मेथड हमने एक्सप्लेन किया था इससे पहले, तो उसमें हम बता रहे थे कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, यूज़ हो रहा है, उसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल जो हमने क्लॉथ वाला दिया था कि जैसे अगर कोई भी कंपनी है जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करती है, अगर अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए अगर क्लॉथ का यूज़ करेगी तो उसकी जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है वो काउंट होगी। तो ये लास्ट पॉइंट जो है ये इंक्लूडेड के लिए है, याद रखिएगा। बाकी सब में मना किया गया था कि ये इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं लास्ट पॉइंट में वो इंक्लूड की जाएंगी, तो ये इंक्लूड करेंगे। दूसरा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, ये भी बताया था, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस को इंक्लूड किया जाएगा। फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स, यानी हाउस होल्ड्स को चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट की तरफ से हो, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प दी जा रही है, कोई भी सर्विस दी जा रही है, तो वो एक प्रोडक्टिव सर्विस है, इस वजह से उसे इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। Now we have completed all the three methods of measuring national income, that is the value added method, income method and the expenditure method. In the next lecture we will solve some of the problems based on expenditure method. If you want to download the notes for this particular chapter, you can download from the link given in the description. Thank you.